हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अपन भारत का जो भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे, इस भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर अपन पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कल अपने अरावली पर्वतमाला पढ़ी थी। अब आज अपन ये जो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, नर्मदा भ्रंश है, ताप्ती भ्रंश है, इनको एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, नर्मदा, ये सारी की सारी चीजें एक जगह है, तो इनको अपन एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है भारत का मानचित्र, इस भारत के मानचित्र में अपन जो देख रहे हैं, इसमें देखो विंध्याचल जो श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है जोवाट नामक स्थान से। ये जोवाट गुजरात की जगह का नाम है। इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है? सासाराम बिहार तक, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बिहार तक। इस साइड में छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार तक ये पहाड़ियाँ जो है फैली हुई है, विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है ना, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है, इस विंध्याचल पर्वतमाला की स्थिति भारत के अंदर लगभग, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश में आता है। इसका लगभग विस्तार कहाँ पर आता है? इसका मध्य प्रदेश में। लेकिन इसके अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर भी इसका थोड़ा थोड़ा भाग है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से देखो, विंध्याचल पर्वतमाला जो है इस प्रकार से फैली हुई है। ठीक है, आगे वाला भाग विंध्याचल का जो पूर्वी भाग है, ये कई खंडों के अंदर बटा हुआ है। जैसे ऊपर वाला जो है, इसको बोलते हैं अपन पन्ना। बीच वाला जो भाग है, इसको अपन कहते हैं केमूर श्रेणी। और ये वाला जो दक्षिण वाला भाग है, इसको अपन बोलते हैं सोनपुर की पहाड़ियाँ। तो ये सारा का सारा जो पहाड़ है, ये सारा विस्तार विंध्याचल का ही माना गया है। पन्ना रीवा, केमूर श्रेणी, सोनपुर, इसको पूर्व के अंदर जानते हैं। तो कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि विंध्याचल को पूर्व में क्या कहते हैं? तो पूर्व के अंदर इसको पन्ना, केमूर व सोनपुर के नाम से जाना जाता है। सोनपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सोनपुर के नाम से जानते हैं। अब इसे विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले भाग के अंदर, इसके पास वाला ये वाला जो भाग है, इसको बोलेंगे अपन विंध्याचल का पठार है। विंध्यन पठार, विंध्य पठार, इसको बोलते हैं विंध्य पठार। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भाई? ये विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित है विंध्य पठार। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों? फिर देखो, इसके ऊपर वाला ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं अपन मालवा का पठार। यह आ गया आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड आ गया। यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलेंगे अपन बंडेर का पठार, बंडेर का पठार। ठीक है, ये पन्ना की पहाड़ियाँ हैं। इसके बीच वाला भाग में यहाँ पर पठार है, इसको बोलते हैं अपन पन्ना रीवा, पन्ना रीवा का पठार। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद में बुंदेलखंड के बाद में आगे वाला भाग इसमें था बघेलखंड, बघेलखंड। और इस भाग के अंदर पूरा आ गया आपका कौन सा? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। इस प्रकार से ये पठार फैले हुए हैं। ठीक है, पहले इसको अपन एक मानचित्र में देख लेते। फिर देखो, इनके नीचे यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी और है। ठीक है, दो भागों में बटा हुआ है। ये दो भागों में बटा हुआ है। ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, इसको तो बोलेंगे अपन सतपुड़ा। ऐसे सतपुड़ा श्रेणी है पूरी पर्वत श्रेणी। ठीक है,
ये वाला बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे अपन महादेव, महादेव पर्वत। ये यहाँ पर इस प्रकार से एक सीरीज और फैली हुई है, इसको बोलेंगे अपन मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। ठीक है, तो ये तीनों भाग इसके हमें सतपुड़ा पर्वत के, और सतपुड़ा का पर्वत जो है किस प्रकार का है, ब्रह्मसोत पर्वत है, ब्रह्मसोत पर्वत, या इसको बोलते हैं अपन बलोक पर्वत, ब्रह्मसोत पर्वत या बलोक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है सतपुड़ा को। ठीक है भाई, तीन भागों में बटा हुआ है। ये वाला जो भाग है इसको जो मैकाल श्रेणी अपन बोलते हैं, इस मैकाल श्रेणी के अंदर यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं अपन अमरकंटक का पठार। क्या बोलते हैं इसको, अमरकंटक के पठार के नाम से इसको जाना जाता है, अमरकंटक का पठार, या इसको अमरकंटक की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ठीक है ना, अमरकंटक की पहाड़ियां भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अमरकंटक का जो पठार है, इससे इस पहाड़ी से 3 नदियों का उद्गम होता है भारत में। 3 नदी कौन कौन सी है देखो, एक नदी निकलती है नर्मदा, दूसरी निकलती है आपकी सोन नदी, और एक निकलती है आपकी महानदी। 3 नदियों का उद्गम होता है, तो बाद में बात करेंगे, पहले नर्मदा की बात करते हैं। तो इससे अमरकंटक से यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ, और यहाँ पर पूरी भ्रंश घाटी के अंदर एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और इस पूरे भाग को क्या कहेंगे अपन, ये मतलब कहते हैं कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहती है, तो ये भ्रंश बन गया ना, देखो 2 पहाड़ों के बीच में भाग आ गया, तो इसको क्या कहेंगे अपन, नर्मदा भ्रंश, नर्मदा भ्रंश। तो नर्मदा भ्रंश के अंदर नर्मदा नदी बहती है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में ये नदी बहती है मुख्य रूप से, तो इसका नाम है नर्मदा भ्रंश। इसके आसपास वाले भागों के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ के भाग को सिंचित करती है। दूसरी सोन नदी, ये गंगा की साइड नदी है, इसका ढाल है उत्तर की ओर, इधर बुंदेलखंड के पठार में जाकर ये गंगा के अंदर मिल जाती है। इसी प्रकार एक महानदी है, इससे निकलती है इसके इस भाग से, तो महानदी जो है उड़ीसा में बहकर, महानदी उड़ीसा में बहकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। नर्मदा नदी का जल कहाँ ले जाती है, अरब सागर में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, और सोन नदी किसकी साइड नदी है, ये आपके गंगा की साइड नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि नर्मदा नदी ज्वार मुख बनाती है। क्या बनाती है, ज्वार मुख बनाती है। मतलब ज्वार मुख का मतलब हो गया कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एस्चुरी। क्या बनाती है, एस्चुरी। मतलब एस्चुरी का मतलब हो गया कि एक तो जैसे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, और अरब सागर में जाने वाली नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदी। मतलब सीधा सा है कि जैसे डेल्टा का मतलब हो गया जैसे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली जो नदियां हैं, ये नदियां अपना जल बहते बहते इसके पानी की स्पीड कम हो जाती है। स्पीड के कम होने के कारण ये नदियां अपने साथ में लाए हुए सभी अवसादों को जमा करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, अब वो जहां पर जैसे जैसे जमा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, फिर वहां पर कुछ बहुत सारा ढेर लग गया, तो नदी का पानी कई भागों में बट गया। ठीक है, तो उस आकृति को डेल्टा कहा जाता है। एक नदी होती है छोटी नदी, जो अपना पानी सीधा का सीधा ले जाकर समुद्र में छोड़ती है, उसको बोलते हैं एस्चुरी, नदी का मुख। ठीक है, तो एस्चुरी बनाती है। भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी कहां पर है, नर्मदा नदी पर ही। इसी प्रकार देखो आगे देखते हैं, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर इसी मैकाल श्रेणी से एक नदी का उद्गम और होता है, और ये भी अपना जल मान जाती है अरब सागर में जाती है दोनों नदी। अरब सागर में ये दोनों नदियां अपना जल छोड़ देती है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो
ये नदी जो है इसको बोलते हैं अपन ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके नीचे की साइड में ये पर्वत श्रेणी और आ जाती है, तो ये भी एक तरह से क्या बन गया, भ्रंश बन गया। जैसे इनको कहा जाता है अजंता की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां, सुना होगा नाम अजंता की गुफाओं का। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है अजंता की पहाड़ियां, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर वो अजंता की गुफाएं भी पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये देखो ताप्ती भ्रंश आ गया, नर्मदा भ्रंश आ गया, सतपुड़ा की पहाड़ियां भी और विंध्याचल की पहाड़ियां भी। अब इसके अंदर और बात करें अपन तो इस प्रकार से देखो ये सारी की सारी पहाड़ियां पाई जाती है विंध्याचल पर्वत के अंदर। इस विंध्याचल पर्वत से कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे मध्य भारत की प्रमुख नदी है चंबल नदी, चंबल, सोन नदी, केन नदी, बेतवा आदि जो नदियां हैं, आदि नदियों का उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। इसी प्रकार सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंदर मैंने बता दिया दो तीन नदियां हैं, जैसे नर्मदा नदी, नर्मदा के साथ में ताप्ती नदी, महानदी, इन नदियों का उद्गम भी यहाँ से माना गया है। इस सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंदर मध्य प्रदेश का एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थल, स्वास्थ्यवर्धक स्थल पाया जाता है। कौन सा? पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी इस क्षेत्र के अंदर सबसे स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। इसके साथ में धूपगढ़, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? धूपगढ़ है। धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और इस धूपगढ़ के ऊपर ही ये पंचमढ़ी जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। इसी प्रकार नर्मदा भ्रंश हो गया, ताप्ती भ्रंश हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को भारतीय मानचित्र के अंदर ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद में देखो मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। इस मालवा के पठार के अंदर क्या रहेगा? देखो इसमें मुख्य रूप से तीन आ जाते हैं, तीन पठार। इसमें देखो एक तो आ गया मेवाड़ का पठार, राजस्थान में मेवाड़ का पठार, दूसरा आ गया मालवा का पठार और तीसरा आ गया आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तीन पठार है, तीनों को मालवा के पठार में शामिल किया गया, लेकिन इनका अध्ययन जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो मेवाड़ का पठार जो है तो राजस्थान में कुछ भाग कहाँ पर आ जाता है इसका? मध्य प्रदेश। मालवा का पठार लगभग पूरा मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड का जो पठार है ये उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश दोनों के अंदर फैला हुआ। दूसरी बात, इसका निर्माण किस हुआ मालवा के पठार का? तो मालवा के पठार के निर्माण की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार से होगा, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार, इसे कौन सा नाम निकला? बेसाल्टिक लावा। इस बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण है वो माना जाता है। मतलब बेसाल्टिक लावा से मिट्टी कौन सी बनती है भाई? काली मृदा बनती है। तो निश्चित बात है इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। मालवा के पठार में जितना भी पूरा का पूरा पठारी भाग है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बेसाल्टिक लावा से बने जो पठार है उनसे वहां पर काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और इन क्षेत्रों के अंदर निश्चित बात है कि काली मृदा जहाँ पर पाई जाती है वहां पर जल
की समस्या भी रहती है। ठीक है, भूमजल की समस्या रहती है, मतलब भूमि के नीचे जो है जमीन है वो सॉरी जमीन के नीचे पानी कम पाया जाता है। उसका कारण जैसे मान लो यहाँ पर ये कुछ चट्टान पाई जाती है ऊपर वाले, इसको बोल देंगे अपन जैसे बैसाल्टिक लावा से, ये बैसाल्टिक लावा जमा हुआ और यहाँ पर चट्टान पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, अपक्ष अपरदन से ऊपर वाला भाग टूट गया और उसकी मिट्टी बन गई, उसमें 3-4 इंच मोटी एक परत जम गई, जिसको अपन कौन सी मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी, काली मृदा। काली मृदा के नीचे वाला ये वाला जो भाग है इसमें पूरा पूरा क्या है, पत्थर है। ठीक है, पत्थर होने के कारण क्या होता है कि जैसे बारिश का पानी है, अब बारिश का पानी क्या होता है, मिट्टी सोखेगी, इसको मिट्टी के नीचे क्या है, पत्थर है, तो वो पानी जो है इस भाग में नहीं जा पाएगा, नीचे वाले भाग में। इसकी वजह से काली मृदा के क्षेत्र में भूमिगत जल की कमी पाई जाती है, या जल की एक बड़ी समस्या पाई जाती है। दूसरी बात, काली मिट्टी उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, और ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है। और अपने जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, और कपास का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में लगभग अपनी ज्यादातर होता है। तो इस क्षेत्र में भी ज्वालामुखी प्रकार से हुआ, बैसाल्टिक लावा के जमाव से ठंडा होकर जम गया, इसका निर्माण हुआ। साथ में देखो जो मालवा का पठार है, ये बैसाल्टिक लावा के साथ में एक ज्वालामुखी का प्रकार है, दरारी उद्गार। ठीक है, दरारी उद्गार, और एक होता है आपका केंद्रीय उद्गार। ठीक है, दरारी उद्गार, इसमें देखो क्या होता है, जैसे केंद्रीय उद्गार का मतलब ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी का लावा जो है एक पाइप के माध्यम से निकलकर बाहर फैल जाता है इस प्रकार। ठीक है ना, इस प्रकार से चलेगा। तो ये तो पाइप के माध्यम से निकल रहा है, इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय उद्गार। और अगर मान लो कोई जमीन के नीचे कुछ दरारें पाई जाती है, कुछ भ्रंश पाए जाते हैं, इन भ्रंशों के किनारे कोई लावा बाहर निकल रहा है, यहाँ से निकल गया लावा, यहाँ से निकल गया, इधर निकल गया, इस प्रकार से निकलने वाला लावा जो कहलाता है दरारी उद्गार। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा बैथोलिथ, लोकोलिथ, ठीक है ना, डाइट। ठीक है, इस प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, दरारी उद्गार वाले जमीन के नीचे जो लावा ठंडा होता है, तो इस प्रकार की चट्टानें हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से मालवा के पठार की उत्पत्ति हुई है। तो इनकी उत्पत्ति जो है वो लगभग क्या है, सेम ही है। मेवाड़ का पठार राजस्थान के तरह से अलग हो रहा है, मालवा का पठार बीच में आ गया, बुंदेलखंड का पठार बीच से अलग है। तो अध्ययन क्षेत्र और चीजों का क्या होता है, अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से एक भी पाए जाते हैं। दूसरी खासियत, मालवा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी भूमि के लिए प्रसिद्ध है, उत्खाद भूमि, मतलब यहाँ पर बहने वाली नदियां जो है उत्खाद भूमि का निर्माण करती है और अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन, जैसे मान लो चंबल नदी है, तो चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है, और साथ में चंबल के बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्खाद भूमि या बीहट भी पाई जाती है। उत्खाद भूमि अभी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्र में। और चंबल नदी जो है ये अवनालिका अपरदन करती है। बीहट क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर क्या निवास करते हैं, डाकू, इसलिए इसको डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये मालवा के पठार की खासियत है। कई नदियां निकलती है, जैसे चंबल नदी, सोन नदी वगैरह, इसे विंध्याचल पर्वत से ये नदियां निकलकर मालवा के पठार में बहकर, और गंगा की सहायक नदियां गंगा के अंदर जाकर मिल जाती है मालवा के पठार में। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर एक तो बालू का पत्थर पाया जाता है। बालू का पत्थर, एक चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाएगा। तो चूना पत्थर, जिप्सम वगैरह, इनका उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। इसी के कारण इस क्षेत्र के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित हुए, जैसे भोपाल वगैरह है, उज्जैन है, ये सारे के सारे इसी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चूना क्षेत्र की खदान यहाँ पर होने के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने लगे हुए, सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर अधिक होता है। और भारत में प्रथम सीमेंट
प्रथम सीमेंट का कारखाना 1912-13 में कहाँ लगा था? कटनी, जबलपुर या अपने लाखेरी राजस्थान के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर है वो उपलब्ध है इसको बनाने के लिए। तो इस प्रकार से ये वाला जो भाग है, इस भाग की ये मुख्य खासियत हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर जो बचे हुए अपने पठार है, इन सभी का अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।